हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज आपको करा रहा हूँ अमेंडमेंट्स। टॉपिक है हमारा, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जेम्पशंस। तो ये हमारा टॉपिक है, एग्जेम्पशंस किससे? ऑब्वियसली बात है, जीएसटी से। तो इसको लेके जो अमेंडमेंट हुए हैं और न्यू एग्जेम्पशंस जो आई है या फिर सर्कुलर क्लेरिफिकेशंस आए हैं, वो सारा हर वर्ड टू वर्ड बताने वाला हूं आपको। तो हम कवर करने वाले हैं क्या? अमेंडमेंट्स। इस वर्ड के अंदर दोनों कवर हो जाएंगे, एक तो एग्जिस्टिंग एग्जामिशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं और दूसरा जो भी नई एग्जामिशंस आई है। ये वर्ड पढ़िएगा, क्या लिखा है? सर्विसेज। आपको मालूम होगा ओनली सर्विसेज की जो एग्जामिशंस हैं वही हमारे करिकुलम में है, वही हमारे कोर्स में है। गुड्स की एग्जामिशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम सर्विसेज की एग्जामिशन पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब ये वर्ड पढ़िएगा, क्या लिखा है? अमेंडमेंट्स हैं और इन कौन सा? एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशंस में। तो सबसे पहले हम कौन सी कवर कर रहे हैं? जो एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशंस है उसके अंदर जो अमेंडमेंट है, आइए कवर करते हैं। वर्ड पढ़िएगा, प्योर सर्विस। तो एग्जाम में आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पशन तभी होगी जब वो सर्विस कौन सी होगी? प्योर होगी। प्योर मतलब 100% क्या होगी? सर्विस होगी, उसके अंदर कुछ भी क्या नहीं हो, गुड सप्लाई नहीं हो रहा हो, 100% क्या हो? सर्विस ही हो। ठीक है, वर्ड पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग। अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये आता है कौन सा वाला? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई होती है। ओके, तो वो क्या नहीं होगी? एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ओके, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपको ध्यान है ना, शेड्यूल सेकंड से उन्होंने बताया है कि कंपोजिट है। तो अब इसमें विशेष बात क्या है, ध्यान रखिएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है तो कंपोजिट सप्लाई, लेकिन शेड्यूल सेकंड ने उसे सप्लाई ऑफ क्या माना है? सर्विस माना है। तो एग्जाम में अगर आपके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्जामिशन मत दे देना ये बोल के कि उसको तो शेड्यूल सेकंड ने सप्लाई ऑफ क्या माना है? सर्विस माना है। इसलिए वर्ड पढ़ा रहा हूं, एक्सक्लूडिंग है। एग्जामिशन नहीं मिलेगी किसके रेस्पेक्ट में? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के रेस्पेक्ट में, या फिर कोई भी क्या हो, अदर कंपोजिट क्या हो, सप्लाई हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी कंपोजिट सप्लाई है जिसके अंदर साथ में सप्लाई ऑफ क्या हो रहे हो, गुड्स भी हो रहे हो, तो उसे एग्जेम्प्ट मत करिएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है कौन सी वाली सर्विस, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस होती है, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो विशेषकर ध्यान रख लीजिएगा इस वर्ड का, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का। अब प्योर सर्विस है, एग्जाम्शन तभी दीजिएगा। वर्ड पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? टू लिखा है। तो आपको एग्जाम में एग्जाम्शन तब देनी है जब आप प्योर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट को, या फिर लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी को। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपने प्योर सर्विस दी है किसको? कोई भी गवर्नमेंटल क्या है? ऑथोरिटी है, और गवर्नमेंटल क्या है? एंटिटी है। तो अब आपको एग्जाम में अगर ये प्योर सर्विस आ जाती है तो अब आप एग्जामिशन मत देना। अच्छा, गवर्नमेंट ऑथोरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट की बनाई हुई कोई भी क्या हो? बॉडी हो, गवर्नमेंट का बनाया हुआ कोई भी क्या हो? बोर्ड हो। ठीक है, जिसके अंदर 90% या 90% से ज्यादा, ठीक है, कंट्रोल इक्विटी किसका होना चाहिए? हमारे सरकार का होना चाहिए, पार्लियामेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का होना चाहिए। ओके, तो वो हमारे क्या जाती है? गवर्नमेंट ऑथोरिटी और गवर्नमेंट क्या है? एंटिटी। जो किसके लिए बनाई जाती है? जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के जो फंक्शंस है उनको करने के लिए बनाई जाती है। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अब अगर आप सर्विस दे रहे हो, कौन सी? प्योर सर्विस। तो एग्जाम में अगर ऐसा पॉइंट आया कि आपने प्योर सर्विस दी, 100% सर्विस है, कंपोजिट नहीं है, उसके अंदर कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए, और वो सर्विस आपने गवर्नमेंट किसको दी है? एंटिटी को दी है, या गवर्नमेंट किसको दी है? अथॉरिटी को दी है। तो अब ये अमेंडमेंट होके इनको दी गई सर्विस एग्जामिशन क्या हो गई है? विड्रॉ हो गई है। अच्छा, आपने कौन सी सर्विस दी है? आपने वो सर्विस दी है उनके काम में, उनके रिलेशन में, जो काम किसके थे? पंचायत के थे, और जो काम किसके थे? म्यूनिसिपैलिटी के थे। तो वो काम आपने उनके रिलेशन में उनको करके दिए हैं। तो जैसे वो आउटसोर्स कर देते हैं ना, सरकार अपने काम क्या कर देते हैं, म्यूनिसिपैलिटी अपने काम जो उसको पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटी के काम होते हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं। तो अब अगर इन्होंने आउटसोर्स करा है तो वो क्या नहीं होगा? एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट ऑथोरिटी लिखा हुआ आ गया तो आप उसको क्या नहीं करेंगे? एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एंट्री नंबर कौन सा है? 3 है, मतलब ये एंट्री बाद में इंसर्ट की गई, और इंसर्ट करके अब आप एग्जामिशन इस पे भी मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर एग्जाम में कौन सी सप्लाई आ गई? कंपोजिट सप्लाई आ गई। कंपोजिट का मतलब है सर्विस के साथ में कौन सा है? गुड्स भी है। पहले तो उन्होंने 100% सर्विस कहा था, अब इन्होंने
एग्जेम्प्ट कर दिया, सर्विस प्लस कौन सा है, गुड्स को भी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि उसके अंदर जो गुड्स की जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू के 25% से ज्यादा नहीं है, तो इस बात का आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि गुड्स का जो परसेंटेज है टोटल वैल्यू के अंदर, अगर वो 25% से ज्यादा नहीं है तो ही आपको क्या देनी है, एग्जाम्शन देनी है। तो पहले तो अगर प्योर सर्विस है तो देनी है एग्जाम्शन, और अगर कौन सी है, कंपोजिट है, जिसके अंदर ध्यान रखना गुड्स का परसेंटेज 25% से ज्यादा ना हो, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये परसेंटेज ध्यान रखना है, और ये परसेंटेज किसका है, गुड्स का है। ओके, बाकी सब कुछ सेम है कि अगर आप ये सप्लाई किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी को, तो एग्जेम्प्ट है। और अगर यही सप्लाई आपने किसको दी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कौन सा, गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो अब आप एग्जेम्प्ट नहीं करोगे, अब एग्जाम्प्ट नहीं करोगे। इन माय ओपिनियन इन दो एग्जामिशंस को लेके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। बस आप ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट अथॉरिटी दिया हुआ है और गवर्नमेंट एंटिटी है, इनको अगर आप सप्लाई करोगे, वो काम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने म्यूनिसिपैलिटी को सौंपे थे, पंचायत को सौंपे थे, वो अगर हम काम करके दे रहे हैं तो अब वो एग्जाम्प्ट नहीं है। ये एग्जाम्प्ट सिर्फ किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो आप, स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो एग्जाम्शन दे देना, या यूनियन टेरिटरी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो एग्जाम्शन दे देना। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी आ गया तो अब आप उसको एग्जाम्शन मत देना, ये अमेंडमेंट हो चुका है। तो अमेंडमेंट आपको क्या कर दिया है, सिखा दिया है। अब इसके बाद में हम आ रहे हैं किसके ऊपर, ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। एंट्री नंबर किस में हुआ है, 6 में हुआ है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अगर कोई भी सर्विस एग्जाम में आती है, वैसे ये गवर्नमेंट की एग्जामिशन आना एग्जाम में बड़ा मुश्किल है, तो लेस इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, पोस्ट है, ठीक है। अगर ये आपको एग्जाम में मिल जाता है तो अब इसके ऊपर कोई एग्जामिशन नहीं है, ठीक है ना। पहले इसमें क्या था, इसकी कुछ सर्टेन सर्विस टैक्सेबल थी, बाकी सब एग्जेम्प्ट थी। अब इन्होंने इन सभी को, सर्टेन को एग्जेम्प्ट किया है, बाकी सब टैक्सेबल कर दिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्विस ली है डिपार्टमेंट ऑफ किसकी, पोस्ट की, ठीक है, तो वो क्या है, टैक्सेबल है। पहले तो क्या होता था, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल होती थी, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल होती थी, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होती थी, और सिर्फ एजेंसी सर्विस टैक्सेबल होती थी। लेकिन अब इनकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विस इन्होंने क्या कर दी, टैक्सेबल कर दी है। ओके, साथ ही साथ आपको क्या कर देता हूं, और भी बता देता हूं मैं, यहां पर एग्जाम को लेके आपको मिल सकेगा, ठीक है, यस, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान देना होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आपको जो सर्विस दी है, अगर ये सर्विस कौन सी है, पोस्ट कार्ड वाली है, ये सर्विस सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही क्या करता है, देता है, कुरियर एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी नहीं देते। तो जो काम सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का था, उन्होंने क्या करा, इनलैंड लेटर, आज के जमाने में कौन पोस्ट कार्ड कर रहा है, आज के जमाने में कौन इनलैंड लेटर कर रहा है, तो ये सब क्या है, आउटडेटेड है। बुक पोस्ट हो गया, ऑर्डिनरी पोस्ट है, इसको आप एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, पूरा पढ़ते समय सिर्फ इस पे ध्यान मत रखिएगा, पोस्ट कार्ड लिखा हुआ है, इनलैंड लेटर लिखा हुआ है, बुक पोस्ट लिखा हुआ, ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा हुआ, तो एग्जाम्प्ट कर दिया, साथ में उसका वेट भी लिखा हुआ होगा। तो आपको फोकस करना होगा, अगर वेट लेस देन 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम पे फोकस करने से बेहतर है आप इस वर्ड पे फोकस कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में लेस देन वर्ड लिखा हुआ है, तब तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा। ओके, कौन सा बेसिक सर्विस है, पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर है, बुक पोस्ट है, ऑर्डिनरी क्या है, पोस्ट है, जिनका वेट 10 ग्राम से क्या है, कम है, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज को इन्होंने सभी सर्विसेज को क्या कर दिया है, टैक्सेबल कर दिया है। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, अगर एग्जाम में आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपनी सर्विस दी है, किसको दी है, गवर्नमेंट को दी है, या फिर किसको दी है, अदर देन गवर्नमेंट को दी है। अगर इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोनों पॉइंट के अंदर बताओ कि क्या ट्रीटमेंट होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी टैक्सेबल होगा और इसमें भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिख दिया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ में 2 पॉइंट बनाए जा सकते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने खुद किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दियो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, लोकल और इनको दियो, तो भी उस केस में आप टैक्सेबल कर दीजिएगा। और अदर देन गवर्नमेंट के केस में तो वैसे भी क्या करना है, टैक्सेबल करना है। बस ध्यान रखना है तो कौन से पे, पोस्ट कार्ड लिखा हुआ हो, ठीक है ना। स्पीड पोस्ट अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि जैसे कि क्या है, स्पीड पोस्ट है, ये लिखा हुआ आ गया,
और साथ में लिखा हुआ आ गया कि इस स्पीड पोस्ट है जो आप भिजवा रहे हैं उसका वेट लेस देन कितना है, 10 ग्राम है। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये क्या नहीं है, एग्जम्प्ट नहीं है। तो आपको ये एग्जाम्पशन करते समय दो चीजों पे ध्यान रखना है, एक तो लेस देन 10 ग्राम पे, और दूसरा पोस्ट कार्ड हो गया, इंडियन लेटर हो गया, और ऑर्डिनरी पोस्ट हो गया है, बुक पोस्ट हो गया है। तो वो वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। ये स्पीड पोस्ट क्या है, टैक्सेबल है। तो ये करते समय आपको इतना क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट की एग्जामिशन को करते समय। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट आपको कवर कराता हूं यहाँ। यस, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, देखिएगा, अदर देन गवर्नमेंट के केस में, और क्वेश्चन का पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट तो बना हुआ है कि आपने वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपनी सर्विस दी है किसको, बिजनेस एंटिटी को, और एक पार्ट आ जाता है किसको दी है, अदर देन किसको, बिजनेस एंटिटी को। अदर देन किसको है, बिजनेस एंटिटी को। ओके, ये इस तरह से मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, तो मैं बता देता हूं क्या क्या करना है। मान लो बिजनेस एंटिटी में लिखा हुआ भी आ गया कि बिजनेस एंटिटी का जो पिछले साल का जो क्या है टर्नओवर है, वो रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या है, ज्यादा है, या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, कौन सा, रजिस्ट्रेशन कराने की जो थ्रेशोल्ड क्या है, लिमिट है। ओके, और चलो इसके अंदर एक पॉइंट और ये भी बना देता हूं कि आपने ये जो क्या है सर्विस दी है, ये जो आपने सर्विस दी है, इसका अमाउंट 5,000 रुपए से क्या है, ज्यादा है, या फिर 5,000 रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। सेम बना देता हूं किसके केस में, गवर्नमेंट के केस में भी। ठीक है ना, किसके केस में बना दिया, गवर्नमेंट के केस में भी बना दिया कि अगर कंसीडरेशन क्या है, 5,000 रुपए से ज्यादा है और कंसीडरेशन 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो अगर इतने तरह के क्वेश्चन आ गए तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं ट्रीटमेंट। पहली बात तो कर देता हूं, गवर्नमेंट के केस में 5,000 से ज्यादा है तो भी टैक्सेबल करना है, और अगर 5,000 से ज्यादा नहीं है तो भी आपको टैक्सेबल करना है। अच्छा, अदर देन गवर्नमेंट को दिए, कंसीडरेशन 5,000 से क्या है, ज्यादा है तो भी टैक्सेबल करना है, और 5,000 से ज्यादा नहीं है तो भी क्या करना है, टैक्सेबल करना है। आपने सर्विस किसको दी है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी है तो भी आपको टैक्सेबल करना है। अब अगर आपने ये सर्विस डिपार्टमेंट बिजनेस एंटिटी को दी जिसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो भी टैक्सेबल करना है, और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है तो भी टैक्सेबल करना है। तो बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेस देन क्या हो, 10 ग्राम हो। क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है क्या, या ये पॉइंट है क्या, और कौन सा है हमारा, हमारा पोस्ट क्या होता है, कार्ड होता है, इनलैंड क्या होता है, लेटर होता है, ऑर्डिनरी क्या होती है, पोस्ट होती है, और बुक पोस्ट होती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में मिल जाए पोस्ट कार्ड, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ऐसा 50 पैसा 1 रुपया जैसा क्या है पोस्ट कार्ड आता है, जिसमें ओपन अपन क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, इनलैंड लेटर होता है जिसको क्या हो जाता है, फोल्ड होके कवर हो जाता है वो। तो अगर ये वाला है लेस देन 10 ग्राम में तो बस आपको एग्जाम्प्ट करना है। बाकी केस में अगर कैसा भी वो इतने पॉइंट कैसे भी बना दें आपके लिए, आप तो बस ध्यान रखना कि सभी केस में सर ने बताया हुआ था, कितने भी केस बनाए थे सर ने तो सभी केस के अंदर उसको क्या कर दिया था, टैक्सेबल कर दिया था। तो आप भी एग्जाम में उसको क्या कर दीजिएगा, टैक्सेबल कर दीजिएगा। तो ये सारे मैंने आपको यहां पर क्या कर दिए, बता दिए। जो भी अमेंडमेंट हुए थे ना वो एक ही के अंदर आपको मैंने क्या कर दिए, यहां पर कवर करा दिए। ओके, तो चलिए अब आपको नेक्स्ट अमेंडमेंट कवर कराता हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस बार किसका आ गया, रेंटिंग का आ गया, तो सिर्फ रेंटिंग से मत करिएगा, रेंटिंग के आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बिल्डिंग का है क्या। मतलब रेंटिंग तो है और रेंटिंग के साथ में वो रेसिडेंशियल क्या हो, बिल्डिंग हो, अगर ये पॉइंट मिल रहा है। फिर तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर वो आपने रेंट पे दिया है और वो रेसिडेंस के लिए दिया है क्या, ये क्वेश्चन में आपको देखना होगा। पहले तो रेंटिंग की सर्विस, बिल्डिंग भी कौन सी हो, रेसिडेंशियल हो, और वो रेसिडेंस पर्पस के लिए अगर आपने क्या करी है, दी हुई है। ठीक है ना, आपने क्या करी हुई है, दी हुई है। तो अब अगर आपको यहां पर ध्यान देना है तो वो ध्यान देना है कि अगर ये रेंटिंग आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दे दी है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड पर्सन, अगर सब जगह आरआर मिल गए आपको, अगर ये देख लेना सब जगह अगर आपको क्या मिल जाए, आरआर मिल जाए, बिल्डिंग भी कौन सी हो, रेसिडेंशियल, रेंटिंग हो, बिल्डिंग भी रेसिडेंशियल हो, पर्पस भी कौन सा हो, रेसिडेंसी हो, पर्पस भी रेसिडेंस हो, और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो ध्यान रखिएगा अब आप इसको क्या नहीं करोगे, एग्जेम्प्ट नहीं करोगे। अगर वो पर्सन कौन सा है, रेसिडेंट पर्सन है। ठीक है, आप क्या करिएगा, अगर आपको ये आर मिले, बिल्डिंग भी कौन सी मिले, रेसिडेंशियल मिले, पर्पस भी कौन सा हो, रेसिडेंस हो, और अगर वो क्या हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो ही आप उसको क्या करिएगा, एग्जेम्प्ट करिएगा।
अगर सब जगह आपको क्या मिल गया, आर कॉमन मिल जाए, तो आप उसको एग्जेम्प्ट मत करिएगा। ये मैं बता रहा हूं उन अटेम्प्ट की जो मई 23 में दे रहे हैं, और सीएमए वाले जो किस में दे रहे हैं, जून 23 में दे रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत बड़ी गड़बड़ क्या है, आप बेसिकली चाह रहे थे कि रजिस्टर्ड पर्सन हम उनको एग्जामिशन नहीं देना चाह रहे, जैसे कि हो गई फर्म, हो गई फर्म नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है, तो वो कभी रह नहीं सकती। वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉय या पार्टनर को रहने के लिए रेंट पे ले लेती, या फिर मान लीजिए कोई भी क्या है, कंपनी है, तो कंपनी भी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी भी नहीं रह सकती। कंपनी भी क्या करती है, अपने मैनेजमेंट के लोगों के लिए क्या करती है, रेंट पे ले लेती है, और एग्जामिशन मिल रही थी। तो वो लॉ का क्या नहीं था, इंटेंशन नहीं था कि जो रेंट पे ले रहा है ना, वो पर्सन तो नेचुरल है ही नहीं, वो तो रह ही नहीं सकता। तो इन्होंने अब क्या कर दिया, अगर आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लिया तो फर्म ने है, ठीक है ना, लेकिन फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो मैंने क्या कहा, एग्जामिशन कब नहीं मिलना, जब सब आरआर हो जाए। अगर मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई फर्म भी है या फिर कोई कहे कंपनी भी है, तो भी आप उसको एग्जामिशन दे दीजिएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सब जगह अगर आर आर है तो उसको एग्जाम्प्ट मत दीजिएगा। ओके, एक आर के साथ में एक यू भी है, ठीक है ना, जैसे कि क्या हो गया, यू आर हो गया, या फिर आर यू समझ लीजिए, तो आपको उसको क्या दे देनी है, एग्जामिशन दे दी है। लेकिन मैं आपको नवंबर 23 के लिए बता दूं, यहां पर एक चेंजेस हो गया कि अगर आप रजिस्टर्ड कौन हो, सोल प्रोपराइटर हो, तो सोल प्रोपराइटर तो कौन है, नेचुरल पर्सन है। अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, धंधा कर रहा है इसलिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और सोल प्रोपराइटर रजिस्टर्ड है, और उसने अपने खुद के सेल्फ रेसिडेंस पर्पस के लिए लिया है, उस खुद के और खुद की क्या है, फैमिली के लिए लिया है, तब उसको क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ओके, ये बात होगी किसके लिए, नवंबर 23 के लिए। तो नवंबर 23 में जब देंगे ना, वो ध्यान रखेंगे कि बिल्डिंग, पहली बात तो रेंटिंग है, बिल्डिंग भी कौन सी है, रेसिडेंशियल है, पर्पस भी कौन सा, रेसिडेंस है, और हम है भी कौन है, रजिस्टर्ड है, तो भी क्या हो जाएगी, एग्जामिशन हो जाएगी। वहां बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ये रजिस्टर्ड अगर किसका आ गया, सोल प्रोप्राइटर का आ गया, और उसने ये जो रेसिडेंस के लिए लिया है उसकी खुद की और फैमिली के पर्पस के लिए लिया है, दुकान के पर्पस के लिए नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, खुद की फैमिली के लिए लिया है, तो ही क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये इन्होंने इंप्रूवमेंट कर दिया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय अगर आपको इस अटेम्प्ट में सब जगह आर मिल जाए, तो अब आप इसको क्या मत करना, एग्जाम्प्ट मत करना। और इससे रिलेटेड मैं आपको क्या कर दूंगा, आरसीएम में भी क्या कर दूंगा, अमेंडमेंट पढ़ा दूंगा। ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान ये रखना था, पहले भी ध्यान रखते थे, ये जो वेस्ट बंगाल में कौन सा है, बगडोगरा है, बागडोगरा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, त्रिपुरा ध्यान रखते थे, सिक्किम मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ध्यान रखते थे, नागालैंड आ जाता था, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर आ जाता था, असम, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, ठीक है, यहां मतलब क्या है, टूरिज्म व्यूरिज्म भी क्या है, कुछ नहीं है। तो हमने क्या करा था, एग्जामिशन दी थी। ध्यान रखना, एग्जामिशन तब देना जब क्वेश्चन कौन सा है, ईयर का है। लेकिन पहले कौन सा था, अगर आप बिजनेस क्लास से भी जाते थे, या फिर कौन सी क्लास से जाते थे, इकोनॉमी क्लास से जाते थे या आते थे, जो जाएगा वो आएगा भी सही, एग्जामिशन मिल जाती थी। अब अगर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन किसका आया, इकोनॉमी क्लास का आया, तब तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, एग्जाम कर दीजिएगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन अगर कौन से आया, बिजनेस क्लास का आया, तो उसको एग्जाम मत करिएगा। तो आपको एक वर्ड एयर तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि एयर से जा रहे हैं, और दूसरा एयर के साथ में ध्यान रखना है वो क्लास भी कौन सी, इकोनॉमी क्लास है। तो अगर आप यहां से आ रहे हो, मतलब इन स्टेट में से किसी भी एयरपोर्ट से चढ़ रहे हो, या फिर डिसएम्बार्क टर्मिनेट कर रहे हो, इन स्टेट में से किसी भी स्टेट एयरपोर्ट से, स्टेट का नाम कौन से है, अरुणाचल प्रदेश है, वो नॉर्थ ईस्टर्न के हैं। याद करने का तरीका, असम देख लेना, मणिपुर भी उधर ही है, मेघालय भी उधर है, मिजोरम भी कौन सा है, उधर है, ईस्ट के अंदर है। बेसिकली ये तो सारे ईस्टर्न स्टेट हो गए, नागालैंड भी है, सिक्किम भी है, कौन सा, त्रिपुरा। बस ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कौन सा आ जाए, वेस्ट बंगाल का आ जाए, तो वेस्ट बंगाल स्टेट के सारे एयरपोर्ट नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि बागडोगरा का क्वेश्चन है क्या। अगर ये कोलकाता एयरपोर्ट का होना तो एग्जामिशन मत देना। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल के साथ में वो एयरपोर्ट कौन सी जगह का होना चाहिए, बागडोगरा का होना चाहिए। फिर एग्जामिशन तभी देना जब एयर से हो, और कौन सी क्लास से हो, इकोनॉमी क्लास से हो, तो आप उसको एग्जामिशन क्या कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर आता है, मान लीजिए रेडियो टैक्सी का आता है, ठीक है ना, किसका आता है, रेडियो टैक्सी का आता है, जिसमें जीपीएस, ठीक है ना, होता है, जीपीआरएस होता है। तो अगर क्वेश्चन रेडियो टैक्सी का आ जाए, तो आप उसको ऑब्वियसली बात है, आपको क्या नहीं देनी है, एग्जामिशन नहीं देनी है।
अगर क्वेश्चन में रेडियो टैक्सी लिखा हुआ आ जाए एसी है तो भी आपको एग्जामिशन नहीं देनी है, और अगर मान लीजिए रेडियो टैक्सी में लिखा हुआ आया ये तो नॉन एसी है तो भी आपको क्या नहीं देनी है, एग्जामिशन नहीं देनी है, ठीक है ना, तो भी एग्जामिशन देनी है। अब आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये ईसीओ वाला आ गया, ठीक है ना, कौन सा वाला आ गया, ओला उबर वाला क्वेश्चन इस बार आ गया, ओला उबर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ओके। और इन्होंने इस बार कहा है ओला उबर के अंदर कि एसी कार है तो भी आप उसको एग्जामिशन मत दीजिएगा, और अगर ओला उबर के लिए कौन लिखा हुआ आ गया, नॉन एसी भी लिखा हुआ आ गया तो भी आप वहां पर एग्जामिशन मत दीजिएगा, ओके। 95 वाले अगर ओला उबर लिखा हुआ नहीं आता है तो अगर एग्जाम में ईसीओ लिखा हुआ आ जाता है कि ईसीओ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, पैसेंजर कर रहे हैं, चाहे गाड़ी एसी हो चाहे गाड़ी क्या हो, नॉन एसी हो, आप एग्जेम्प्ट मत करिएगा। और उसी तरीके से कौन सा है, रेडियो टैक्सी, ठीक है ना, रेडियो टैक्सी अगर एसी हो तो भी एग्जाम मत करिएगा, नॉन एसी हो तो भी एग्जाम मत करिएगा। आप एग्जाम में देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन ओला उबर का या रेडियो टैक्सी का आया है क्या, तो आप तो उसको एग्जाम करना ही नहीं है, चाहे गाड़ी ध्यान मत देना एसी वाली थी या गाड़ी कौन सी थी, नॉन एसी वाली थी, ओके। अच्छा, अगर इसमें मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि ये ओला उबर का आ गया, ओके, आपको ओला उबर मिल जाती है उसके अंदर, और ओला उबर के अंदर मान लीजिए इस बार क्वेश्चन आ गया है ऑटो का या फिर किसका आ गया है, ओला बाइक का, तो इसमें तो एसी की बात तो करनी नहीं है। तो आप तो अगर ओला उबर आपको क्या कर जाए, दिख जाए ना, तो आप उसको क्या मत करिएगा, एग्जाम्प्ट मत करिएगा। बस आपको ध्यान रखना है क्या ओला उबर है क्या, ओला उबर मतलब आप ध्यान रख लीजिए क्वेश्चन क्या ईसीओ का दिया हुआ है क्या, 95 वाला दिया हुआ है क्या, जिसमें ईसीओ को क्या करना था, जीएसटी जमा कराना था ना, अगर वो वाला आया है तो आपको एग्जामिशन देनी ही नहीं है, चाहे वो ऑटो का आ जाए, चाहे क्वेश्चन किसका आ जाए, बाइक का आ जाए, चाहे वो क्वेश्चन किसका आ जाए, कार का, और कार में एसी और नॉन एसी से भी मत घबराना, आप तो एग्जामिशन नहीं देनी है, आपको क्या करना है, एग्जामिशन नहीं देनी है। तो बस ये हमारा यहां पर क्या है, ये अमेंडमेंट है, ओके। तो सेम अमेंडमेंट हमारे कहां पर है, यहां पर भी है, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट पे अब हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट का यस, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में देखते हैं क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। देखो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज लिखा हुआ है, तो ये कोई खास बात नहीं है क्योंकि कोर्स में सर्विस की एग्जामिनेशन है। फिर कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन किसका है, गुड्स का है, ध्यान रख लेना ये कौन सा है, गुड्स का है, ओके। इसमें अमेंडमेंट क्या है देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये पैसेंजर नहीं है, तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरे तरीके देगा कि आप क्या करो, रॉन्ग करो, ठीक है, तभी तो वो क्वेश्चन कहलाएगा। तो क्या है, गुड्स है, और ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है, एयरक्राफ्ट से हो रहा हो या ट्रांसपोर्टेशन वेसल से हो रहा हो, दोनों ही केस है। कहां से हो रहा है, इंडिया में कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट से, आउटसाइड इंडिया। अब देखिएगा अगर ये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है अगर ये क्या बन जाती है, एक्सपोर्ट सर्विस बन जाती है, तब तो इस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, तब तो इस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब बनेगी, जब आपका जो ट्रांसपोर्टर शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी है, डेट इज लोकेशन ऑफ कौन सा सप्लायर, वो कहां का हो, इंडिया का हो। आपका जो रिसिपेंट होना चाहिए ना, रिसिपेंट वो कहां का हो, आउटसाइड इंडिया हो। खैर प्लेस ऑफ सप्लाई तो आउटसाइड इंडिया आ जाएगी, ओके, तब जाके ये एक्सपोर्ट ऑफ क्या बनेगी, सर्विस बनेगी। तो क्वेश्चन करते समय इतना ध्यान रखना है कि कहीं ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन रही है क्या, ट्रांसपोर्टेशन किसकी, गुड्स की। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन रही है तब तो जीएसटी लगाना ही नहीं है अपन को, कि तब तो जीएसटी नहीं लगाना, क्योंकि दो तरीके होते हैं, एक तो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी और एक होता है ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी। लेकिन अगर ये क्या नहीं बन रही है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बन रही है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कैसे आइडेंटिफाई, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कहीं लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो एयरलाइन कंपनी या शिपिंग कंपनी बाहर की तो नहीं है, या लोकेशन ऑफ जो क्या है रिसिपेंट है वो कहीं हमारे इंडिया का तो नहीं है। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट का मतलब अगर हम जो माल बाहर भेज रहे हैं वो कोई सीआईएफ वैल्यू पे तो नहीं भेज रहे, अगर सीआईएफ वैल्यू पे भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमको ही पे करना है, तो रिसिपेंट कहां के हो गए, हम इंडिया के हो गए। हम अगर रिसिपेंट इंडिया के हो गए तो वो सर्विस एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। तो क्वेश्चन करते समय आपको यहां पर यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब विशेष बात क्या है कि अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई तब तो ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हुई तो यहां पर एग्जाम्पशन थी और डेट थी 30 सितंबर 2022, ये इन्होंने डेट को क्या नहीं करा, एक्सटेंड नहीं करा है।
तो अगर आपको बस डेट यहां ध्यान रखनी होगी कि अगर ये क्वेश्चन सितंबर और सितंबर से पहले का आया तब तो आप इसको एग्जेम्प्ट करोगे, और क्वेश्चन अगर ये सितंबर के कौन से बाद वाले महीने का आया तो यहां सॉल्व करते समय आपको क्वेश्चन में मंथ पर भी फोकस करना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर या फिर 2023 में तो जनवरी फरवरी किसी का भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप यहां एग्जामिशन नहीं दोगे, क्योंकि ये एग्जामिशन 30 सितंबर तक थी। तो क्वेश्चन करते समय आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि ये कौन से महीने का क्वेश्चन दिया है। और खास बात है ये एग्जामिशन सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में थी, गुड्स के रेस्पेक्ट में थी, वेसल पे भी थी और किस पे थी, एयरक्राफ्ट पे भी थी। तो यहां सॉल्व करते समय बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई तब तो बात ही अलग हो जाएगी, और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हुई तो आपको क्वेश्चन में फोकस करना होगा ये क्वेश्चन कौन से महीने का इन्होंने दिया है। अगर इससे पहले का दिया है, सितंबर का दिया तब तक तो एग्जाम्प्ट करना है, और अगर क्वेश्चन सितंबर के बाद वाले महीने का है तो आपको उसको एग्जाम्प्ट नहीं करना है। ओके, अब जो बता रहा हूं कुछ विशेष नहीं है। रेल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, ध्यान रखिएगा, इंडिया में एक प्लेस से इंडिया में रेल और किससे, वेसल से, ठीक है ना, टू अनदर, इंडिया में एक जगह से कौन सा है, दूसरी जगह। तो एग्जाम्पशन पहले किस पे थी, अगर ये पॉइंट मिल जाता था ना, रेलवे इक्विपमेंट और क्या है, मटेरियल, एग्जाम्पशन होती थी, लेकिन अब एग्जाम्पशन क्या कर दी है, विड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर रेल का आ जाए तो भी एग्जाम्पशन विड्रॉ कर दी है, और अगर वेसल से कर रहे हो तो भी एग्जाम्पशन क्या कर दी है, इन्होंने विड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो भी इन्होंने एग्जाम्पशन को क्या कर दी है, यहां पर विड्रॉ कर दी है। ओके, चलिए, खास बात आपको यहां पर क्या करता हूं, बताता हूं, खास बात यहां पर बता रहा हूं। खास बात हमारे लिए क्या है, तो खास बात हमारे लिए यहां पर यह है कि आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन किससे है, रेल से है, और ट्रांसपोर्टेशन किससे है, वेसल से है। अच्छा, जीटीए के केस में तो एग्जामिशन वैसे ही नहीं थी, तो ध्यान की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना, ये ध्यान ही मत रखना जीटीए का आया या रेल का आया या वेसल का आया, बस आप ये ध्यान रखना कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे के इक्विपमेंट और रेलवे के जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है। आप ये दिमाग मत लगाइएगा रेल का है, वेसल का है या किसका है, जीटीए का है। जीटीए के रेस्पेक्ट में तो ये पहले क्या नहीं थी, एग्जामिशन थी नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसी के थ्रू भी कर रहे हो, बस ये वाला अगर ट्रांसपोर्टेशन हो तो आप उसको एग्जेम्प्ट मत करिएगा। बड़ी सिंपल सी क्या है बात है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं कौन से पे, जीटीए पे। तो इसके आने के बड़े चांसेस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरसीएम में लेके भी इसको अमेंडमेंट हुआ है, और मोस्टली अटेम्प्ट के अंदर जीटीए तो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन जीटीए का आ गया है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर जिस भी गुड्स कैरिज से, अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि भाई जो भी गुड्स कैरिज है, सिंगल गुड्स कैरिज है, उससे जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जितना भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर उन सभी का कंसीडरेशन 1500 रुपए से ज्यादा का नहीं है तो ये पहले एग्जेम्प्ट होता था। अब आपको अमाउंट पे दिमाग ही मत लगाना, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना आपको ये अमाउंट इससे कम दे देना, तो अब आप इस पे क्या नहीं करना, फोकस नहीं करना है। अब आपको इस पे फोकस नहीं करना। पहले होता था कि अगर एक गाड़ी से जितना भी ट्रांसपोर्टेशन जीटीए कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी कंसाइनर किसी भी कंसाइनी के लिए अगर जो एग्रीगेट फ्रेट है 1500 रुपए से ज्यादा नहीं है तो वो ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट होता था जीटीए के केस में। आप अब इस अमाउंट पे फोकस ही मत करना क्वेश्चन में कि 1500 से ज्यादा लिखा है या 1500 से क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है, इस अमाउंट पे इस जीटीए सॉल्व करते समय फोकस नहीं करना। दूसरा, पहले क्या फोकस करते थे, पहले ये फोकस करते थे, चलो मान लो 1500 से ज्यादा है, लेकिन जिस भी सिंगल कंसाइनी का जो है, सिंगल कंसाइनी वाइज भी देखते थे, अगर 750 से ज्यादा नहीं हो तो एग्जाम्प्ट कर देते थे। मैं क्या कह रहा हूं, अभी जीटीए का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो अमाउंट पे आप बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा। ये मत देखिएगा कि गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन 1500 से, पूरी गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन 1500 से ज्यादा नहीं है। ये भी मत देखिएगा कि सिंगल कंसाइनी किन किन कंसाइनी का 750 से ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है। ये एग्जाम्पशन पहले हुआ करती थी, अब आपको अमाउंट पे ध्यान ही नहीं देना है। तो क्या काम करना है, आपको अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है, बस अमाउंट पे क्या नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है। बाकी ऐसा कुछ भी क्या नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है यहां पर। ओके, ठीक है। यस, नेक्स्ट एग्जामिशन पे चलते हैं। एंट्री नंबर कौन सा है, 24B है। देखिए 24B में क्या होगा, अगर क्वेश्चन आएगा ना स्टोरेज और किसका, वेयर हाउसिंग का, तो आपको ध्यान ये रखना है कि स्टोरेज वेयर हाउसिंग किसकी हो, अनाज की हो, सीरियल्स, ठीक है ना, पल्सेस, दालें,
किसकी हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हो, तब तो आपको इसको एग्जेम्प्ट कर देना है। इसके अलावा आपको कोई भी क्या मिले, नाम मिले, तो उसको आप एग्जेम्प्ट नहीं करना है। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज वेयर हाउसिंग तो वैसे भी क्या था, एग्जेम्प्ट ही था। ओके, तो जैसे कि पहले दूसरे नाम मिलते थे ना, शुगर केन हो गया है, कोपरा हो गया है, जैगरी हो गया है, स्पाइसेस मसाले हो गए हैं, तेंदू लीव्स, कॉफी, टी, ये सब एग्जामिशन विड्रॉ हो गई। तो आपको क्वेश्चन करते समय सिर्फ इतना सही फोकस रखना है कि वो अनाज, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। अगर ये हैं तो इनका स्टोरेज और इनका क्या है, वेयर हाउसिंग, इनको तो आपको एग्जाम कर देना। इसके अलावा अब आपको कोई भी नाम मिल जाए तो बस आपको उसको एग्जाम नहीं करना। जैसे आपके मिल गया, कॉफी मिल गया है, टी मिल गया, तेंदू लीव्स है, बीटल लीव्स हो गई है, ओके, नट्स हो चुके हैं, जैगरी गुड़ हो चुका है, शुगर केन है, कोपरा है, स्पाइसेस है, तो ये कुछ भी नाम मिल जाए तो एग्जाम नहीं करना। ध्यान रखना, एग्जामेशन सिर्फ किस पे है, एग्जामेशन सिर्फ किस पे है, एग्जामेशन आपके है सीरियल्स पे, पल्सेस पे, फ्रूट्स पे और किस पे, वेजिटेबल्स पे। तो इनका स्टोरेज और वेयर हाउसिंग क्या है, एग्जेम्प्ट है। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग तो वैसे भी क्या था, हमारे एग्जेम्प्ट ही था। ओके, चलिए इसके बाद में आप देखते हैं, और इसके बाद में हम देखते हैं एग्जामिशन के अंदर कि आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये रहा। और देखिए क्या था, फ्यूमिगेशन था, फ्यूमिगेशन था, स्मोक, धुआं करके क्या करते थे, वेयर हाउसेस में धुआं करते थे, कौन से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो वो एग्जाम्प्ट हुआ करता था। अब अगर ये पॉइंट मिल जाए तो एग्जामिशन विड्रॉ हो गई है। कहां का, कौन सा वाला, अब तो किसी बस एक ही एग्जाम्प्ट था, फ्यूमिगेशन, कौन सा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउसेस का, वो एग्जामिशन भी क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। तो अब तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिल जाए किसका, फ्यूमिगेशन का, बस ये ध्यान रखना है। तो आप आगे ध्यान ही मत रखना कि वो वेयर हाउस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का नहीं है। कुल मिला के अगर किसी का भी हो, ये कुल मिला के फ्यूमिगेशन क्या नहीं है, एग्जाम्प्ट है ही नहीं। तो आपको फोकस ही नहीं करना अगले वाले वर्ड पे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम्प्ट था वो भी क्या हो गया, विड्रॉ हो गया। तो बस आपको तो एग्जाम में ये वर्ड ध्यान रखना है, क्या फ्यूमिगेशन का क्वेश्चन आया, क्या यस आ गया, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये क्या नहीं है, एग्जाम्प्ट नहीं है, ये क्या नहीं है, एग्जाम्प्ट नहीं है। यस बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज लिखा है, वेयर हाउसिंग लिखा है, ऑफ किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्या आ गई, पल्सेस आ गई, पल्सेस, अभी पल्सेस क्या है, दाल मिल के अंदर क्या होती है, प्रोसेस होती है, तो पल्सेस क्या नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। क्या हो गए, सीरियल्स हो गए हैं, ये क्या होते हैं, प्रोसेस होने के बाद क्या नहीं रहते, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहते हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति में जैसे कि क्या हो गए, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन पे अगर आप कोई क्या कर देते हो, प्रोसेस कर देते हो किसी भी तरह का, तो फिर ये क्या नहीं रहते, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहते। इनका अगर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये एग्जामिशन ना इस वाले पॉइंट से हमको क्या करनी है, देनी है, मतलब आपको एग्जामिशन देनी है। आप पल्सेस के केस में ये मत घबराना कि ना ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है, सीरियल से मत घबराना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, मत घबराना कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि अगर इनका स्टोरेज और वेयर हाउसिंग आ जाए तो आपको इनको क्या कर देना है, एग्जाम कर देना है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि वो आपको बताएंगे पल्सेस है, ठीक है ना, फैक्ट्री में क्या हो गई, प्रोसेस हो गई, सीरियल्स है, फैक्ट्री में क्या हो गए, प्रोसेस हो गए, उनके बाद में इसकी स्टोरेज वेयर हाउसिंग करी जा रही है। तो आपके दिमाग में आएगा, अरे यार ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, घबराना नहीं है, आपको पल्सेस, सीरियल्स मिल जाए तो ये क्या हो, स्टोरेज वेयर हाउसिंग हो, आप तो उसको क्या कर दीजिएगा, एग्जाम कर दीजिएगा। फ्यूमिगेशन वर्ड मिल जाए उसको एग्जाम करना ही नहीं है, आपको उसको एग्जाम करना ही नहीं है। ओके, अब देखिएगा क्या है, हम यहां पर एग्जाम में आएगा, हम सर्विस दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को। अगर क्वेश्चन किसका हो, किसी भी क्या हो, ट्रेनिंग व्रेनिंग का हो, ठीक है ना, क्वेश्चन किस चीज का हो, ट्रेनिंग करने का हो। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में ये कोचिंग वर्ड भी आ सकता है, तो कोचिंग को भी क्या समझोगे, ट्रेनिंग वर्ड ही समझोगे। तो क्वेश्चन में कोचिंग लिखा हुआ आ गया और क्या लिखा हुआ आ गया, ट्रेनिंग लिखा हुआ आ गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर जितना भी उसका टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, ट्रेनिंग का, कोचिंग का, आपको अमाउंट दिया हुआ होगा, आपको ध्यान रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, और उस टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट कितना क्या कर रही है, बियर कर रही है, आपको परसेंटेज निकालना होगा। अगर वो परसेंटेज 75% या 75% से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तब तो आप उसको एग्जाम कर दीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया टोटल एक्सपेंडिचर, तो कितना था,
टोटल एक्सपेंडिचर था 93,000, जिसमें से सरकार ने कितना करा, सरकार ने करा है कितना 63,000 करा है, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ये 70 आएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि टोटल एक्सपेंडिचर भी दिया जाएगा, जिसमें से सरकार कितना बोर्न कर रही है वो अमाउंट भी दिया जाएगा। आपको उसको सॉल्व करते समय क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अगर ये परसेंटेज 75% या उससे ज्यादा आ जाए तब तो आप उसको एग्जाम कर दीजिएगा, एल्स आप उस सप्लाई ऑफ सर्विस की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को क्या मत करिएगा, एग्जाम मत करिएगा। देखिए बात यहां पर कर रहा हूं किसकी, एक्सपेंडिचर की। अगर 75% से ज्यादा नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जितनी भी होगी ना वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं होगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लीजिए कितनी है, 5 लाख है, ठीक है ना। हमने गवर्नमेंट को उनके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग व्रेनिंग दी है, कोचिंग वोचिंग दी है, सरकार उसका क्या कर रही है, जो भी एक्सपेंडिचर, जितना भी सरकार का एक्सपेंडिचर हुआ, सरकार का जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ ट्रेनिंग पे, उस 63,000 अपने वाले एग्जाम्पल में हमको प्रपोर्शन निकालना है। अगर सरकार जो बॉर्न कर रही है अगर वो 75% से ज्यादा नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ है उस ट्रेनिंग पे, तो उस पे 63,000 मतलब 75% से ज्यादा नहीं है, परसेंटेज निकाल लेना। अगर 75 या 75 से ज्यादा आ जाए तब तो आप उसको एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा, एल्स आप उसको एग्जाम्प्ट मत करिएगा। किसको एग्जाम्प्ट मत करिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को, उसको आप एग्जाम्प्ट मत करिएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना, ये कब करना, जब क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा क्या ये क्वेश्चन ट्रेनिंग और कोचिंग का है क्या, ठीक है। और ट्रेनिंग कोचिंग किसको है, किसको दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में फोकस करना होगा क्या ये क्वेश्चन हमारा ट्रेनिंग का आया, क्या आया है तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसका निकालना है, एक्सपेंडिचर का निकालना है। 75% से ज्यादा नहीं हुआ या 75 या उससे ज्यादा नहीं हुआ तो टैक्सेबल करना, और टैक्सेबल क्या करना है, जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है उसको क्या कर देना है, आपको टैक्सेबल कर देना है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन मिल सकेगा हेल्थ सर्विस का। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए कि जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू है और उसके एक दिन के चार्जेस 5,000 रुपए से ज्यादा है, आप एग्जाम कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आईसीसीयू है, ठीक है ना, और चार्जेस 5,000 से ज्यादा हैं तो भी आप उसको एग्जाम कर दीजिएगा। ये होता है ना इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, ये इंटेंसिव कार्डियक क्या होती है, केयर क्रिटिकल यूनिट होती है, ओके। सीसीयू भी होती है, एनआई और भी होती है, जैसे बच्चों की होती है, नेटल वाली होती है बच्चों के, तो बच्चों की नेटल वाली ये लीजिए, एनआईसीयू होती है। तो अगर आपको ये मिल जाए, आईसीयू मिल जाए, आईसीसीयू मिल जाए, ठीक है ना, और ये क्या मिल जाए, क्रिटिकल केयर जो यूनिट होती है, ये क्रिटिकल केयर यूनिट है, या फिर एनआईसीयू बच्चों की होती है, नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। अगर इनका चार्जेस कितना भी मिल जाए, बस ये नाम मिल जाए ना, तो आप तो इज इक्वल टू एग्जाम कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए 2-3 पॉइंट आ जाए, एक में से बोले कि उसके चार्जेस तो 5,000 रुपए से ज्यादा है और एक में बोले 5,000 या 5,000 रुपए से कम है, आप तो दोनों को ही क्या कर दीजिएगा, एग्जाम कर दीजिएगा। आप दोनों को एग्जाम कर दीजिएगा, ये नाम दिखते ही आपको क्या कर देना है, एग्जाम कर देना है। बस फोकस करना है क्या हमको ये वाला पॉइंट दिख रहा है क्या, एग्जाम में मिल गया, आप सीधा एग्जाम कर देना। इस वाले अमाउंट पे आप दिमाग लगाना ही नहीं है। अच्छा, अगर ये नहीं है, ये नहीं है, फिर क्वेश्चन में आ गया कि कौन सा है, जनरल वार्ड है, कौन सा है डिलक्स वार्ड है, ठीक है, सेमी डिलक्स है, सेमी डिलक्स क्या है, वार्ड है, कोई सा भी वार्ड हो, कुछ भी लिखा हुआ जाए। अगर जिन जिन के आगे 5,000 रुपए से क्या जाए, ज्यादा लिखा हुआ आ जाए, आपके पास चॉइस होती है ना, ये आपके पास में चॉइस थी, ठीक है। अभी जैसे कि इसमें कर देता हूं कि जनरल वार्ड तो 5,000 रुपए से क्या था, कम का था। ये डिलक्स और सेमी डिलक्स, सेमी डिलक्स कर देते हैं कि क्या था, 5,000 के बराबर था। तो यहां सॉल्व करते समय आप ध्यान रखिएगा, ये 5,000 से कम वाले को क्या कर दीजिएगा, एग्जाम कर दीजिएगा। ये 5,000 वाले को भी एग्जाम कर दीजिएगा, और ये जो डिलक्स वार्ड अगर 5,000 से ज्यादा मिले तो इसको आप एग्जाम मत करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखोगे, अगर आपको ये मिल जाए तो कुछ दिमाग मत लगाओ, एग्जाम कर दो। अगर ये आईसीयू नहीं है, आईसीसीयू नहीं है, सीसीयू नहीं है, या फिर नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू नहीं है, तो दिमाग लगाना। जैसे कि मान लीजिए जनरल वार्ड का अगर दे दिया तो वो 5,000 रुपए से कम देंगे, एग्जाम कर देना। सेमी डिलक्स दे दिया इज इक्वल टू 5,000, उसको भी एग्जाम कर देना। जहां 5,000 से ज्यादा दिख जाए उसको आप एग्जाम मत करिएगा, उसको आप क्या कर दीजिएगा, टैक्सेबल कर दीजिएगा। किसकी बात कर रहा हूं, ये जो हॉस्पिटल्स क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है ना, ठीक है ना, वहां हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विस की बात कर रहे हैं। तो ये सॉल्व करते समय आपको इस बात का क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, और लास्ट है अमेंडमेंट। जो देखो, अगर कोई भी आर्ट कल्चर की क्या लगा रहा है, क्लास लगा रहा है,
ओके अब क्वेश्चन करते समय आप दिमाग की मत लगाना ये कौन सी फॉर्म ऑफ क्या है, आर्ट है, कौन सी फॉर्म ऑफ कल्चर है, ठीक है ना, वेस्टर्न है, क्लासिकल है, ठीक है ना, कौन सी है, ड्राइंग क्लासेस है, पेंटिंग क्लासेस है, स्कल्पचर मेकिंग है, हॉबी क्लासेस है, किसी भी तरह की अगर कोई भी आर्ट और कल्चर सिखाया जा रहा है, आप बस ये ध्यान रखना सिखाने वाला अगर क्वेश्चन में कौन दे दे, इंडिविजुअल दे दे, अगर सिखाने वाला इंडिविजुअल दे दे तो बस आप उसको क्या कर दीजिएगा, एग्जाम कर दीजिएगा। सिखाने वाला जैसे कि मान लीजिए कोई भी डांस क्लासेस है, ठीक है, टेरेंस डांस क्लासेस है, अब टेरेंस क्या है, इंडिविजुअल क्लासेस ही है, ठीक है ना, मतलब खुद पर्सन इंडिविजुअल है, और अगर ये बोल दिया कि उन्होंने तो अपनी क्या बना रखी है, टेरेंस क्लास लिमिटेड, टेरेंस डांस लिमिटेड क्लास बना ली, अब आप उसको क्या मत दीजिएगा, एग्जाम्शन मत दीजिएगा। तो आप इस पे दिमाग मत लगाइएगा कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ आर्ट है, कौन सी फॉर्म ऑफ कल्चर है, ट्रेडिशनल है, फोक है या वेस्टर्न है, कुछ भी दिमाग मत लगाना। आप तो बस ये दिमाग लगाना कि अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल का मिल जाए तो वो जो आपको कोचिंग ट्रेनिंग क्या कर रहा है, दे रहा है, सिखा रहा है, आपको जो भी आर्ट सिखा रहा है, जो भी कल्चर जिस भी सिखा रहा है, मेहंदी वेहंदी कुछ भी सिखा रहा है, आप उसको एग्जाम कर दीजिएगा। और क्वेश्चन सिखाने वाला अगर इंडिविजुअल नहीं है तो आप उसको एग्जाम मत करिएगा। अच्छा, स्पोर्ट्स के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स के केस में ध्यान रखना है कि वो जो स्पोर्ट्स एकेडमी है कोई भी चला रहा हो, इंडिविजुअल बन के कैसे भी चला रहा हो, अगर वो इनकम टैक्स के एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो उसको एग्जाम कर देना है। खैर ये तो कोई नई बात थी नहीं, ध्यान रखना बस इस वाले के अंदर, इस वाले में आपको फाइंड आउट करना है कि सिखाने वाला इंडिविजुअल है कि इंडिविजुअल नहीं है। मत दिमाग लगाना कौन सी फॉर्म ऑफ आर्ट है, कौन सी फॉर्म ऑफ कल्चर है, ठीक है ना, क्लासिकल है, डांस क्लासिकल है, वेस्टर्न है, फोक है, कुछ दिमाग मत लगाना, बस दिमाग लगाना कि इंडिविजुअल दिख गया तो एग्जाम कर देना। अगर इंडिविजुअल के अलावा आपको कोई भी दिख रहा है तो उस केस में आप उसको एग्जाम करना ही मत। तो ये आपको क्या रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या रखना है, दिमाग में रखना है। अब हम आते हैं और अब हम कवर करते हैं जो भी क्या रखी है, नई एग्जामिशंस आ रखी है, वो हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। थोड़ी बहुत ही क्या आई है, नई एग्जामिशंस आई है, बताता हूं उसमें क्या क्या ध्यान रखना होगा आपको। यस, नेक्स्ट एग्जामिशन दिखाता हूं आपको क्या है। देखो नेक्स्ट एग्जामिशन में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का क्वेश्चन आ जाए, बस मैंने क्या कहा था आप देख लेना, अगर पोस्ट कार्ड हो, इंग्लैंड क्या आ जाए, लेटर आ जाए, बुक पोस्ट आ जाए या ऑर्डिनरी पोस्ट हो, साथ में आप उनका क्या देख लेना, वेट भी देख लेना। अगर वेट 10 ग्राम से कम होना चाहिए, लेस देन क्या हो, 10 ग्राम हो, लेस देन 10 ग्राम, तो ये दो चीजें आपको उसके अंदर देखनी है। फिर कुछ भी मत देखना, एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट को दो, बिजनेस एंटिटी को दो, ठीक है ना, किसी को भी दो, बस ये क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। कितने की इसकी वैल्यू है कुछ नहीं देखना, बस एग्जाम्प्ट होगा। तो दो चीजें देखनी है, ये तो बड़ी बेसिक चीजें। आज के समय में कौन पोस्ट कार्ड करता है, इंडियन लेटर करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। आपको ध्यान प्रैक्टिकली ध्यान रखो ना, तो ये ध्यान रखना कौन सा, लेस देन 10 ग्राम, या फिर कहूं तो ये ध्यान रखना कहीं ऐसा क्वेश्चन वो दे दें कि स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट करी और साथ में उसका वेट क्या है, 10 ग्राम से क्या है कम है, तो यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि नहीं ये क्या नहीं है, एग्जाम्प्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है। तो पोस्ट कार्ड, इंडियन लेटर, बुक पोस्ट हो गया। स्पीड पोस्ट की जगह अगर उन्होंने क्या दे दिया, बुक पोस्ट दे दिया, और साथ में अगर उन्होंने वेट भी क्या कर दिया, 10 ग्राम से क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसको आप क्या कर दीजिएगा, एग्जाम कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना है। अगली एग्जामिशन में क्या है भाई, अगली एग्जामिशन में अगर ऐसा आता है कि कोई टूर ऑपरेटर है, ठीक है ना, और कौन है, फॉरेन टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट मतलब जो विदेशी है, बाहर का है, और टूर भी कहां का है, पूरा का पूरा टूर ही कहां का है, बाहर का है, आउटसाइड इंडिया, तो वो तो पहले से ही एग्जाम्प्ट ही था। तो एज सच इस चीज को लेके तो वो क्या पूछेंगे, अभी जो पूछेंगे ना वो समझ लीजिए। तो देख लीजिए, अगर क्वेश्चन किसी टूर ऑपरेटर का आ गया, ठीक है, टूर ऑपरेटर का आ गया, अब ध्यान रखना वो टूर ऑपरेटर अगर पूरा का पूरा टूर इंडिया का बना रहा है तब तो कोई एग्जामिशन देनी ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, अगर वो टूर पूरा आउटसाइड इंडिया है तो एग्जाम कर देना, अगर वो टूर पूरा का पूरा ही कहां का है, इंडिया का है, तो उसको आप एग्जाम करना ही नहीं है, एग्जाम्प्ट करना ही नहीं है। लेकिन अगर इनका बीच का क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, बीच का क्वेश्चन आ गया, तो आप भी ट्रीटमेंट क्या कर देना, बीच वाला कर देना, कि पार्टली अगर आउटसाइड इंडिया और पार्टली क्या हो, इंडिया हो, तो आप भी पार्टली क्या कर देना, एग्जाम्प्ट कर देना, और पार्टली क्या नहीं होगा, एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये वाला ट्रीटमेंट है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकेगा। तो कैसा आएगा क्वेश्चन में आपको देखना होगा, क्या टूर ऑपरेटर का क्वेश्चन आ गया क्या, और देखना है अगर होली आउटसाइड इंडिया आया तो पूरा एग्जाम्प्ट कर देना, अगर पूरा का पूरा इंडिया का है तो कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा, और अगर पार्टली वाला आ गया कि पार्टली इंडिया है और पार्टली आउटसाइड इंडिया है, तो ये क्वेश्चन में आप देखना। साथ में ये भी देखना है कि ये जो टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट भी कौन सा होना चाहिए, फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए।
अगर क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, पार्टली पार्टली सब कुछ करके दे दिया, लेकिन वो टूरिस्ट है ना बाहर का विदेशी टूरिस्ट है ही नहीं, तो एग्जाम्शन मत देना। तो यहां सॉल्व करते समय आपको इस वर्ड पे फोकस करना होगा, क्या क्वेश्चन इन्होंने फॉरेन टूरिस्ट का दिया नहीं दिया, क्योंकि ये बाकी सब चीजें सही देंगे लेकिन आपको फंसाना चाहेंगे कौन सी टूरिस्ट पे, इस टूरिस्ट पे, फॉरेन टूरिस्ट। अच्छा, फॉरेन टूरिस्ट की पहचान करना भी आपको आना चाहिए। तो फॉरेन टूरिस्ट का मतलब जो इंडिया का क्या नहीं है, रेसिडेंट नहीं है, जो इंडिया आता है, ठीक है ना, अगर इंडिया आता भी है तो वो नॉट मोर देन किसके लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है ना, 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा के लिए नहीं आता। यही मतलब कस्टम में भी दिया हुआ है हमारे। तो नॉट मोर देन 6 मंथ, आता भी कौन से है, लेजिटिमेट मतलब लॉफुल पर्पस के लिए, और प्लस नॉन इमिग्रेंट मतलब कोई बसने के लिए नहीं आता। तो आपको फॉरेन टूरिस्ट की क्या होनी चाहिए, पहचान भी होनी चाहिए। तो वो आपको यहां पर क्या करेंगे, फंसाएंगे। तो आपको फंसना नहीं है, आपको नहीं फंसना, आपको ध्यान रखना है क्या क्वेश्चन इन्होंने फॉरेन टूरिस्ट का दिया या नहीं दिया। ओके, अगर फॉरेन टूरिस्ट का दिया और होली आउटसाइड इंडिया है तब तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, एल्स क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन इन्होंने कौन सा दिया, फॉरेन टूरिस्ट का दिया, फिर पार्टली पार्टली दिया, तो पार्टली एग्जेम्प्ट होगा और पार्टली एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है क्या ये क्वेश्चन फॉरेन टूरिस्ट का इन्होंने दे भी रहे नहीं दे रहे। अच्छा, फॉरेन टूरिस्ट की पहचान करते समय ध्यान कर लेना, नॉट मोर देन 6 मंथ के लिए आया हो। कौन आया हो, जो इंडिया का क्या नहीं है, रेसिडेंट नहीं है। आया भी कौन से हो, लेजिटिमेट पर्पस के लिए आया, और कोई बसने नहीं आया हो, मतलब नॉन इमिग्रेंट पर्पस के लिए आया हो, लेजिटिमेट के लिए आया हो, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, फॉरेन टूरिस्ट। अगर वो पार्टली टूर बनाया उसने टूर ऑपरेटर से, पार्टली कहां का है, इंडिया का, पार्टली आउटसाइड इंडिया का है, तो एग्जामिशन देनी है कौन से, टू दी एक्सटेंट, उस वाले हिस्से पे जो हम वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे, टूर। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस टूर की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, लेकिन कौन सी वाली, जो आउटसाइड इंडिया हुआ। तो आपको यहां पर क्या देखना है, टूर ऑपरेटर का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी फॉरेन टूरिस्ट का था और प्लस पार्टली था क्वेश्चन, ठीक है ना, जो टूर था पार्टली था, पार्टली कहां का था, आउटसाइड इंडिया का था, और पार्टली क्या था, इंडिया का था। तो वैल्यू को भी पार्टली कर लेना है, और जितना आउटसाइड इंडिया का था उतना आप क्या कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना। बस ध्यान रखना क्वेश्चन किसका आया था, फॉरेन टूरिस्ट का आया था। अब आप इसकी पार्टली वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका मैकेनिज्म इन्होंने एग्जामिशन में दिया हुआ है, ठीक है, कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्या दिए होंगे, डेज दिए होंगे, बस नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, आपको वैल्यू को भी प्रोपोर्शन कर लेना है, ठीक है, वैल्यू को प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन में हमेशा नंबर, टोटल नंबर ऑफ डेज दिए होंगे, उसमें से ये भी बताया होगा कितना नंबर ऑफ डेज क्या है, बाहर का है। तो जितना भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज है, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया किसका, टूर का, जिसमें से कितने नंबर ऑफ डेज क्या है, आउटसाइड कौन सा है, इंडिया है। बस ये प्रोपोर्शन निकाल लो और इस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई कर लेना किससे, वैल्यू से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया का प्रोपोर्शन निकल जाएगा और एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट होगा। अभी विशेष बात ये भी है, तो आपको कौन सा वाला निकालना है, जितना भी परफॉर्म्ड क्या है, टूर आउटसाइड इंडिया है, डेज में निकालना है। किस में निकालना है, डेज में। किससे प्रोपोर्शन करना है, टोटल नंबर ऑफ किससे, डेज से, टोटल नंबर ऑफ डेज से। तो क्वेश्चन आपको डेज बताएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज ही बताएगा, बाहर कितने दिनों का है वो भी आपको बताएगा। बस आपको तो क्या कर लेना है, उसका प्रोपोर्शन निकाल लेना है, बस इतना सा करना है। तो कोई विशेष बात आपको नहीं करनी। हाँ, क्वेश्चन आपको ना ये भी बताएगा कि ना टूर जो है, अगर जो टूर है अगर वो कितने घंटे का है, 12 या 12 घंटे से ज्यादा का है, ठीक है ना, 12 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा का है, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, कहीं पर भी 12 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा का है, मतलब इंडिया में 12 घंटे या उससे ज्यादा का है या बाहर 12 घंटे ज्यादा है, तो आप उसको पूरा दिन कंसीडर कर लेना। कैलकुलेशन, प्रोपोर्शन निकालते समय प्रोपोर्शन निकालोगे ना, एक तो किसका, टोटल डेज का, और एक आउटसाइड इंडिया जितने भी क्या थे, डेज थे, आउटसाइड इंडिया जितने भी डेज थे, तो प्रोपोर्शन निकालोगे। तो डेज की कंप्यूटेशन करते समय आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आवर्स पे ध्यान रखना, 12 आवर्स और 12 आवर्स से बराबर। तो ध्यान रखना वो यहां पर फंसा देंगी इक्वल पे, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। मोर देन 12 पे तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वो कर ही देगा, उसको फुल डे मान लेगा। इक्वल पे आप कंफ्यूज मत होना और उसको पूरा डे मान लेना। लेस देन पे भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वो उसको क्या मानेगा, हाफ डे मानेगा। तो मोर पे तो कोई, एक्सीडिंग 12 आवर्स पे तो कोई कंफ्यूज होना ही नहीं वाला, वो उसको पूरा दिन मान लेगा। हाँ, लेस देन 12 पे भी कोई कंफ्यूज हो सकता है कि वो उसको कंसीडर ही नहीं करे, कि लेस देन 12 डेज को हम क्या कर ले, कंसीडर कर ले। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, आपको उसको हाफ मानना है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखने की है। दो चीजें कौन सी, एक तो फॉरेन टूरिस्ट ध्यान रखनी है और दूसरा डेज। डेज में भी दो चीजें, इक्वल बराबर 12 घंटे हैं तो उसको पूरा दिन मानना, और लेस देन 12 हो तो उसको आधा दिन मानना है उसको। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये जो आपने प्रोपोर्शन निकाला,
ये जो आपने प्रपोर्शन निकाला और आपकी जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसका कितना परसेंटेज, 50%, दोनों में से जो लोअर होगा ना वो एग्जम्प्ट होगा, उतनी वैल्यू एग्जम्प्ट होगी, मतलब 50% से ज्यादा एग्जम्प्ट नहीं होगी। मान लीजिए आपका टूर 50% से भी ज्यादा, 75%, 80% नंबर ऑफ डेज कहां बाहर है, तो भी एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितनी रहेगी, 50% रहेगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 50% ऑफ कौन सा, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी होगी, विच एवर इज लेस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया 80% भी आ जाते हैं तो भी एग्जामिशन 80% नहीं होगी, कितनी रहेगी, 50 ही रहेगी आपकी। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। पहले बता देता हूं, एक तो ध्यान रखना क्या क्वेश्चन फॉरेन टूरिस्ट का था, क्या साथ में ये भी कहा था सर नंबर ऑफ डेज निकालते समय ध्यान रखना 12 आवर्स हो तो उसको पूरा एक कंप्लीट डेज मान लेना, और लेस देन 12 डेज हो तो उसको कितना दिन मानना, आधा दिन ही क्या करना है, मानना है आपको, ये क्वेश्चन। और बाहर का टूर आपका कितना ही क्यों ना हो, 60% हो, 70% डेज आपके बाहर है, 80% डेज आपके बाहर है, 90% डेज आपके बाहर है, तो भी मैक्सिमम एग्जामिशन आपको वैल्यू की कितनी मिलेगी, 50% से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो इसको सॉल्व करते समय आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना होगा। अभी जैसे कि बहुत ही सिंपल सा बता देता हूं आपको, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका आया, टूर ऑपरेटर का आया। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या, टू फॉरेन टूरिस्ट का है क्या, हाँ है। तो अब अपन देखते हैं क्या है। 3 दिन तो इंडिया में है, 2 दिन बाहर है, नेपाल, तो नेपाल बाहर ही हो गया, तो ये पार्टली पार्टली हो गया। प्रपोर्शन बना लो 2 अपॉन कितना 5, टोटल कंसिडरेशन कितना 1 लाख, और 1 लाख का कितना 50% 50,000, दोनों में से जो भी क्या होगा लोअर होगा उसकी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। 2 दिन तो क्वेश्चन कहां पर है, इंडिया में दिया है, और 3 नाइट्स कहां पर है, नेपाल में है। तो 3 दिन कहां पर, वहां पर, 2 दिन कहां पर, यहां पर। तो इस बार प्रोपोर्शन बनेगा 3 अपॉन कितने का, टोटल 5 का, कंसीडरेशन कितना है, सेम 1 लाख ही है, उसको कंपेयर करोगे कितने से, 50% से, दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन 2.5 दिन तो कहां पर है, इंडिया में है, और 3 दिन कहां पर है, नेपाल में, तो टोटल 5.5 दिन हो गए, जिसमें से 3 दिन नेपाल थे, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, और कंपेयर करिएगा 50% 50,000 से, विच एवर इज जो लोअर होगा ना उतने की आपको क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने आर्ट्स को लेके इन्होंने इलस्ट्रेशन नहीं दिया, आप ध्यान रख लेना क्वेश्चन आर्ट्स का आ सकेगा तो ये ध्यान रखना, सर ने बताया था 12 सार आ रहा है तो उसको आप बिल्कुल 1 दिन मान लेना, और अगर क्या आ गया लेस देन कितना आ गया, 12 आवर्स भी आ गया, लेस देन 12 आवर्स भी आ गया तो इग्नोर मत करना, इसको कितने डेज मान लेना, 0.5 डे मान लेना, आधा दिन मानना है आपको, और इसको पूरा 1 डे क्या करना है, कंसीडर करना है। और ध्यान रखना क्वेश्चन किसका था, फॉरेन टूरिस्ट का था, और मैक्सिमम एग्जामिशन कितनी है, 50% है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट ये, और 3 पॉइंट का ये क्या रखनी है, एग्जामिशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में लास्ट एग्जामिशन है जो नई आई है, उसमें आपको ध्यान रखना, ये जो नेशनल परमिट दिए जाते हैं ना, गाड़ी चलाने के परमिट दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये परमिट अगर कौन सी गाड़ी का है, गुड्स कैरेज वाली गाड़ी का है, ठीक है ना, पैसेंजर वाली गाड़ी का नहीं है। ध्यान रख लेना क्वेश्चन कहीं ये पैसेंजर वाली गाड़ी का दे देंगे ये तो आपको कंफ्यूज कर देंगे, आप फंस जाओगे किसमें, इस परमिट वर्ड में। लेकिन फोकस करना क्वेश्चन क्या, ये इन्होंने गुड्स कैरेज वाली गाड़ी का दिया है क्या, देखो देखो इस फोटो में इन्होंने क्या दिखा रहे, ट्रक दिखा रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ट्रक क्या कर लेना, छाप लेना, गुड्स कैरेज है। अब एक तो होता है गुड्स कैरेज, कौन सा होता है, ऑल इंडिया क्या होता है, परमिट होता है पूरे इंडिया में, और एक होता है मान लीजिए 1-2 स्टेट का लिया है, तो एग्जाम्पशन किस में देना, एक तो कौन से हो, ऑल इंडिया का भी हो, या फिर कौन सा हो, कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस का मतलब मान लीजिए कौन सा हो गया, राजस्थान क्या हो गया, गुड़गांव हो गया, ठीक है, गुड़गांव क्या हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, राजस्थान क्या हो गया, एमपी हो गया। अगर आपने ऐसा भी लिया हुआ है गाड़ी का परमिट, और कौन सी वाली गाड़ी का, गुड्स कैरेज वाली गाड़ी का, तो ध्यान रख लेना कौन सा है, गुड्स कैरेज वाली गाड़ी, ठीक है। और परमिट कौन सा होना चाहिए, थ्रू आउट इंडिया वाला हो तो ही एग्जेम्प्ट करना, थ्रू आउट इंडिया वाला, या फिर 2 स्टेट के कौन सा है, बीच वाला, वो इन्होंने क्या करा हुआ है, एग्जेम्प्ट करा हुआ है। जैसे कि हमको सिर्फ परमिट चाहिए सिर्फ और सिर्फ कहां चलाने का, राजस्थान चलाने का, तो ये राजस्थान चलाने वाला परमिट है ना, ये थ्रू आउट इंडिया नहीं है, और ये फिर कॉन्टिजियस स्टेट्स भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 2 चीजों का ध्यान रखना है जो बता दिया, एक तो गुड्स कैरेज वाली गाड़ी ध्यान रखना ये गुड्स कैरेज वाली थी क्या, और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो परमिट लिया है ये थ्रू आउट इंडिया का या फिर कॉन्टिजियस स्टेट मतलब 2 स्टेट्स के बीच का लिया है, तो आप उसको एग्जेम्प्ट करना, एल्स आप उसको क्या नहीं करना, एग्जेम्प्ट मत करना। तो ये तो हमारी क्या थी, एग्जामिशंस थी, ठीक है ना।
अमेंडमेंट हुए और प्लस जो न्यू एग्जाम्शंस आई थी, अब वो जो एग्जाम्शंस क्या हो चुकी है, विड्रॉ हो चुकी है, उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्शंस क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। यस, अब कौन सी एग्जामिशन विड्रॉ हो गई है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन किसका आ जाए, होटल का आ जाए, मतलब जो कॉमर्शियल प्लेसेस होते हैं लॉजिंग पर्पस के लिए, पीजी वीजी कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, गेस्ट हाउस लिख के हुए आ जाए, कैंप साइट लिख के हुए आ जाए, लॉज लिख के आ जाए, कुछ भी लिख के आ जाए, मोटल लिख के आ जाए, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, एग्जामिशन विड्रॉ हो गई है, एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, ठीक है ना। एग्जामिशन कब थी, जब एक दिन का किराया जो था, एक रूम का एक दिन का किराया जो था वो 1,000 रुपए और 1,000 रुपए से कम था, या फिर तो बिलो था या फिर इक्वल था, वो एग्जेम्प्ट था। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन किसी रिलीजियस किसका आ गया, ट्रस्ट का आ गया, जैसे मान लीजिए खाटू श्याम जी रिलीजियस ट्रस्ट है, तो उनकी जो ट्रस्ट की क्या है, प्रॉपर्टी है, वो अगर किसी पिलग्रिम्स जो होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको अगर एक दिन के लिए रूम जो दे रहे हैं, अगर उनका वो चार्जेस ले रहे हैं 1,000 और उससे क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो आप ध्यान रखना, ये तो यहां अभी भी क्या है, एग्जेम्प्ट ही है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर किसका आ गया, रिलीजियस किसका आ गया, ट्रस्ट का आ गया, तो आपको एग्जामिशन देनी है, एल्स होटल के केस में तो इन्होंने एग्जामिशन क्या कर दी, विड्रॉ कर दी है। तो आपको ये बस ध्यान ध्यान यहां पर रखना है कि क्वेश्चन रिलीजियस ट्रस्ट का आ गया तो हमको क्या देनी है, एग्जामिशन देनी है। तो इसको सॉल्व करते समय आपको ये क्वेश्चन का क्या रखना है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष बात नहीं है, आरबीआई जो सर्विस देता था वो एग्जामिशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। आईआरडीआई रेगुलेटिंग अथॉरिटी थी किसकी, इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एग्जामिशन विड्रॉ हो गई। सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज के लिए रेगुलेटिंग बॉडी थी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनकी एग्जामिशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और ये हमारे आईआरएफसी होते हैं ना, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो रेलवे के असेट्स को क्या करते हैं, लीज पे जो देते हैं, लीजिंग ऑफ जो क्या होता है, असेट्स होते हैं, तो वो भी एग्जामिशन क्या हो गई है, विड्रॉ हो गई है। ओके, ये रहा इंडियन रेलवे, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस क्या है, कॉर्पोरेशन है। तो ये जो कोचेस और लोकोस, मतलब इंजन जो होते हैं ना, वैगन्स, ठीक है, डब्बे जो होते हैं, ये जो लीज पे देते थे, तो वो एग्जामिशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई, ठीक है ना। ये फसाई भी एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ क्या है, इंडिया है, ये क्या करती थी, लाइसेंसिंग करती थी रेस्टोरेंट को, उनकी क्या करती थी, टेस्टिंग करती थी, रजिस्ट्रेशन करना, उनकी एग्जामिशन भी क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। तो ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी ना, इंश्योरेंस की, स्टॉक एक्सचेंज की और ये फूड की, इनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी की एग्जामिशन को क्या कर दी, विड्रॉ कर दी। खास बात है, हमारा जो पोर्टल है ना, जीएसटी पोर्टल है, ये जो गवर्नमेंट को क्या कंपनी बनी हुई है, सेक्शन 8 की कंपनी बनी हुई है, तो ये जो सर्विस देती थी, हमसे तो कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं करती, लेकिन ये कंपनी गवर्नमेंट से जो चार्ज करती है, उसकी एग्जामिशन भी क्या हो गई है, विड्रॉ हो गई है। फ्यूमिगेशन वर्ड मिल जाए तो आपको मालूम है कि अब तो एग्जामिशन देनी ही नहीं है। खास बात है स्लॉटरिंग ऑफ कौन सा, एनिमल्स, एनिमल्स को स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं ना, जो दूसरे के एनिमल्स को स्लॉटर करके वापस से आपको दे देते हैं, तो वो एग्जामिशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। कोड ब्लड बैंक, जब बेबी बॉन्ड होता है, मदर से अटैच रहता है एम्ब्राइकल कोड से, तो उस समय ब्लड के सेल्स को, स्टेम सेल्स को फ्रीज करे जाता है, और वो सर्विस और इंसिडेंटल जो सर्विस थी इस चीज को करने के लिए, वो एग्जामिशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। इसके चार्जेस ही बड़े होते थे, 15,000, 25,000, 50,000 तक के चार्जेस होते थे, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तक रखे जाते थे। दो तरह के कोड ब्लड बैंक होते थे, पब्लिक प्राइवेट सब होते थे, तो वो एग्जामिशन एक्चुअली क्या हो गई है, विड्रॉ हो गई है। इसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये हॉस्पिटल्स के, नर्सिंग होम्स के जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, इनको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, ऐसे थ्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें निडल विडल्स भी होती है, तो उनको जो डिस्पोज करने की जो ऑपरेटर्स होते थे ना, कलेक्ट करते थे, डिस्पोज करते थे, वो एग्जामिशन भी क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। तो ये एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, ठीक है। कोड ब्लड बैंक की एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स एग्जामिशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई, फ्यूमिगेशन एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, आईआरडीए जो एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, सेबी एग्जामिशन विड्रॉ हो गई है आपकी, और फूड सेफ्टी और जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, और जीएसटी जो हमारा पोर्टल है, वो एग्जामिशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। खास बात बस आप ये ध्यान दे देना, और कौन सी बात ध्यान दे देना, कि अगर क्वेश्चन ये किसका आ गया, रिलीजियस ट्रस्ट का आ गया, और लेस देन और बिलो 1,000 आ गया, तो आप उसको एग्जाम्प्ट कर देना। होटल वोटल का आया तब तो एग्जाम्प्ट मत करिएगा, अगर रिलीजियस ट्रस्ट का आया तो एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इस बात का क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि बेसिकली आया किसका है। तो ये हमने सारे क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए।
एक तो एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, दूसरा एग्जामिशन में अमेंडमेंट हो गया, और तीसरा जो नई एग्जामिशन आई है, इन तीनों को मैंने डील कर लिया और साथ में पॉइंट्स बता दिए कि एग्जाम में सॉल्व करते समय किस वर्ड पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो पढ़ते समय ना क्वेश्चन के वर्ड्स पे बड़ा क्या करना होगा, फोकस करना होगा। अब मैं आपको यहां पर जो क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स आए हुए हैं, बहुत सारे सर्कुलर्स आए हुए हैं, वो मैं आपको क्या करा देता हूं, सर्कुलर्स करवा देता हूं। ओके, यस।